गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का क्वेश्चन, वीडियो देखना शुरू किया आपने तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दो। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और 2019 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्यों इस क्वेश्चन को पूछा था। तो क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है? चावल यानी राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी वियतनाम। कल कारगिल विजय दिवस था। कल हमने चर्चा भी किया था कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल पे हमारी फतह के कारण इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे एक संबोधन था मन की बात में। एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं। देखो ये जो न्यूज़ है, सैटेलाइट ने अरुणाचल के पास देखी चीनी सेना। जो हमारा सैटेलाइट है यहाँ पे चर्चा है ये सैटेलाइट जिसका नाम है एमीसेट के बारे में। एमीसेट ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीनी सेना देखी है। तो एक तरफ चीन की सेना लद्दाख में हमारे साथ डिस्प्यूट कर रही है, लद्दाख में भारत के साथ उलझ रही है, और दूसरी तरफ वो अरुणाचल प्रदेश में भी उलझ रही है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि एमीसेट क्या है। देखो एमीसेट को डेवलप किया था डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया था। एक सैटेलाइट है जो दुश्मन पे नज़र रखने का काम करती है और इसे जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का काम किया था इसरो ने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रैल 2019 में एमीसेट को छोड़ा गया था। डीआरडीओ इसको डेवलप किया है। इसका काम है कि दुश्मन पे नज़र रखने का काम इसका है। बेसिकली किस तरह से काम करता है, देखो इसका मकसद विद्युत चुंबकीय माप लेना है। इस सैटेलाइट के से सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में कितने मोबाइल हैं और अन्य संचार उपकरण एक्टिव हैं। जैसे मान लो कि अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी सेना है, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि एक तो ये जो सैटेलाइट है एमीसेट, ये क्या करता है कि विद्युत चुंबकीय माप लेता है और उस सेक्टर में कितना मोबाइल एक्टिव है, कितने अन्य संचार के उपकरण एक्टिव हैं, उसका एक डाटा को वो एनालिसिस करता है और वो डाटा सेंड कर देता है आपको डीआरडीओ में। और वहाँ से डाटा के आधार पर निष्कर्ष निकला है कि बहुत सारे चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भी आ गए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के साथ विवाद की स्थिति दिखे हमें। एमीसेट की एक यह खासियत है कि दुश्मन के इलाकों की सही इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शा डेवलप करता है और सटीक जानकारी देता है। इसका वजन 436 केजी है। वजन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एमीसेट के बारे में याद रख लेना कि एमीसेट का काम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैपिंग करना। एमीसेट का काम है कि किसी क्षेत्र में अगर कितना मोबाइल एक्टिव है या अन्य संचार के साधन एक्टिव है तो उसका मैपिंग करके सेना को प्रोवाइड करने का वो काम करती है, खुफिया एजेंसी को प्रोवाइड करने का काम करती है। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो एक जो जानकारी आपको होनी चाहिए, ओके, भारत की मनी लॉन्ड्रिंग रोधी व्यवस्था की समीक्षा अगले साल करेगा FATF। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है कि FATF के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूज़ क्या है, पहले तो न्यूज़ सुन लो कि भारत की जो मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था है
भारत की जो मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था है उसको लेकर के FATF की मीटिंग होने वाली थी इंडिया में, और कोरोना के कारण वो मीटिंग टल गई है। अब ये अगले साल हो सकती है। बेसिकली इतना न्यूज़ है, इससे अधिक कोई न्यूज़ नहीं है इसमें। लेकिन ये जो संस्था है FATF लगातार चर्चा में है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान अभी भी इसमें ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, और पाकिस्तान इसमें ब्लैक लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। चीन के कारण पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं हो रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है। प्रत्येक महीने इस पे आर्टिकल आता है। तो डिस्कस हम करते हैं कि FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आखिर है क्या। देखो, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और दूसरा उद्देश्य है इसका कि आतंकवादियों को वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली को बचाए रखना। तो इसका दो बेसिकली उद्देश्य है। इसकी स्थापना हुआ था 1989 में, और G7 के द्वारा, G7 के जो देश हैं, इस देश के द्वारा FATF की स्थापना हुआ था। प्रारंभ में जब FATF बना था तो इसका एकमात्र उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। लेकिन जैसे ही अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ 2001 में, तो इस संस्था का एक और उद्देश्य जुड़ गया, और वो उद्देश्य जुड़ गया कि आतंकवादियों को वित्त पोषण रोकना। आई रिपीट, 1989 में जब इस संस्था की स्थापना हुई तो इसका एकमात्र उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और 2001 में अमेरिका पे आतंकवादी हमला होने के बाद, 9/11 का जो हमला था उसके बाद, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को, इसमें आतंकवादियों को वित्त पोषण को भी जोड़ा गया। और पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में है तो इसी के कारण है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को वित्त पोषण देने का काम करती है, इसलिए वो ग्रे लिस्ट में है। और इसका नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लैक लिस्ट में शामिल होना, राइट। 2010 में भारत FATF का सदस्य बना है। तो क्या भारत FATF का सदस्य है? बिल्कुल है, 2010 में इसका सदस्य बना है। इंडोनेशिया इसमें पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हुआ है, और हाल फिलहाल में सऊदी अरब भी इसका सदस्य बन चुका है। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 39 टोटल मेंबर इसमें अभी इसके सदस्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीलिम्स, मेंस, वनडे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो गया होगा। वनडे एग्जाम में तो सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, राइट। देखो, बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है, क्योंकि चीन जो भी सामान बांग्लादेश चीन को भेजता है उसको चीन ने टैरिफ फ्री कर दिया। तो वहाँ पे चीन सरकार कोई टैरिफ नहीं लगा रही है। तो इस तरह क्या हुआ कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा। तो वैसे लेकर के, इस कंडीशन को लेकर के भारत और अमेरिका दोनों ही सजग है कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इंडिया जो है आज 10 लोकोमोटिव जो है सौंपेगी किसको? तो बांग्लादेश को सौंपेगी। 10 लोकोमोटिव यानी रेल इंजन जो है बांग्लादेश को इंडिया सौंपेगी, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों के ही फेवर में है कि बांग्लादेश का झुकाव इंडिया की तरफ रहे। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महती भूमिका है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अमेरिका इसके लिए क्या कर रहा है वो भी आज न्यूज़ में दिया हुआ, मैं आपको नीचे डिस्कस करूंगा कि अमेरिका किस तरह से चाहता है कि बांग्लादेश अमेरिका के पक्ष में रहे, चीन के पक्ष में ना जाए। तो इसको एक बार जानकारी के लिए एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। इसके लिए भारत सरकार और USA सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है, और उसी काम का एक परिणाम है कि आज हम 10 लोकोमोटिव सौंपेंगे बांग्लादेश को। मिथिला पेंटिंग वाला मास्क दे रहा रोजगार, तारीफ में बोले प्रधानमंत्री। तो पहली बात तो ये गलत लिखा, मिथिला पेंटिंग नहीं होता, मिथिला पेंटिंग होता है, ऐसे होता है, देखो हाँ ये होता है, मिथिला पेंटिंग वाला मास्क दे रहा है रोजगार, तारीफ में बोले प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री जी अपने जो संबोधन है मन की बात में मिथिला पेंटिंग का जिक्र किए,
और बिहार की जो पेंटिंग है एक ऐतिहासिक धरोहर है मिथिला पेंटिंग। स्त्री प्रधान ये पेंटिंग है, महिलाएं अधिक पेंटिंग में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती हैं, और साथ ही साथ विश्व के कई देशों में मिथिला पेंटिंग का प्रभाव है। बहुत सारे ट्रेन आपने देखा होगा कि ट्रेन को जो है रंगा जाता है पूरा पूरा मिथिला पेंटिंग में। बिहार के राजधानी पटना का जगह जगह रंगा गया है मिथिला पेंटिंग के द्वारा। और जापान ने भी डिमांड किया है कि उनके यहाँ भी मिथिला पेंटिंग रंगा जाए। वहाँ का जो जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, जापान की जो रेल है उसको, या अन्य चीज़ों को लेकर के, राइट। तो इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चर्चा किया है। थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिला से इसकी शुरुआत होती है, राइट, और महिला प्रधान पेंटिंग है यह। देखो, प्रत्येक मंडे को एक मुद्दा देता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण प्रत्येक मंडे को एक मुद्दे पे डिस्कस करता है और पूरा का पूरा पेज उसी मुद्दा पे होता है। तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाल दूंगा, जाकर के एक बार पढ़ लेना। किसानों को लेकर के यह मुद्दा दिया गया, राइट, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसमें क्या होता है कि आपका, अगर आप इसको पढ़ लोगे इस पूरे पेज को एक बार, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सरकार क्या कर रही है, किसान क्या चाहते हैं, क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है, राइट। भारत के लिए पहली बनता ईरान। हम देख रहे हैं कि ईरान जो हमारा सदाबहार दोस्त हुआ करता था, आज उसका झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। क्यों? इसको लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया कि चीन की तरफ इसलिए झुकाव हो रहा है कि ईरान पे सैंक्शन लगा दिया है। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने ईरान पे क्यों सैंक्शन लगाया? कि अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर क्यों आया? कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि न्यूक्लियर डील का पालन ईरान नहीं कर रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को चेताया कि आप ईरान से तेल परचेज करना बंद करें। भारत को भी चेताया, चीन को भी चेताया। तो चीन अभी भी ईरान से तेल परचेज कर रहा है, लेकिन भारत ने तेल परचेज करना बंद कर दिया। तो इसके कारण स्वाभाविक रूप से ईरान का झुकाव चीन की तरफ जाना था, क्योंकि चीन अभी भी ईरान से तेल परचेज कर रहा है, तेल खरीद रहा है। तो इसी को लेकर के चर्चा है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, भारत के लिए ईरान का महत्व क्या है? दो चार पॉइंट है। पहला ये कि भारत और ईरान के बीच में सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक सहयोग का काफ़ी इतिहास पुराना रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ईरान के साथ हम व्यापार करते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में दूतावास के अलावा जाहिदाद और बंदर अब्बास शहर में भारत के वाणिज्य मिशन है, वाणिज्य दूतावास है। ये जो सिटी है, कभी कभी डायरेक्टली इस सिटी पे क्वेश्चन पूछ देता है। जाहिदाद या बंदर अब्बास ये सिटी है किसकी? तो ईरान की सिटी है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि ईरान के रास्ते भारत मध्य एशिया के देश में, तजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और अफगानिस्तान में आसानी से दाखिल हो सकता था। तो हम जो बेसिकली चाबहार पोर्ट बना रहे थे, चाबहार पोर्ट बनाने का इंडिया का मकसद यही था कि पाकिस्तान भारत को एक्सेस नहीं देता अफगानिस्तान जाने के लिए। तो हम चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप कर रहे थे ताकि उस पोर्ट के माध्यम से हम अफगानिस्तान जाएं, अफगानिस्तान के दिलाराम जाएं, और दिलाराम होते हुए हम वहाँ से इन कर जाएंगे कहाँ? तो मध्य एशिया के देश, तजाकिस्तान जाएंगे, उज्बेकिस्तान जाएंगे, किर्गिस्तान जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, रशिया जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, राइट। तो ये हमारा संबंध था ईरान के साथ। भारत की महत्ता इसलिए ईरान के साथ थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत की महत्ता इसलिए ईरान के साथ है कि उनकी सेंटिमेंटल जुड़ाव भी है। जो शिया कम्युनिटी है, आपको जानकारी होना चाहिए कि ईरान जो है शिया प्रधान देश है और सऊदी अरब सुन्नी प्रधान देश है, इसलिए दोनों के बीच में बनता नहीं है। शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा काफ़ी पुराना चलता है। ईरान शिया प्रधान देश है और सऊदी अरब सुन्नी प्रधान देश है। तो शिया कम्युनिटी ईरान के बाद सबसे अधिक विश्व में इंडिया में ही रहती है, इसलिए इंडिया और ईरान के बीच में सेंटिमेंटल जुड़ाव भी है। नकारात्मक पक्ष क्या है?
तो जैसे ही हमने तेल परचेज करना बंद किया ईरान से, वैसे ही भारत ने आर्टिकल 370 को हटाया और दिल्ली दंगा हुआ। उस दोनों ही चीज़ों पे ईरान का एक सख्त प्रतिक्रिया भारत के खिलाफ दिखा था हमें। आर्टिकल 370 को रिमूव करने पे सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, यूएई ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ईरान की सख्त प्रतिक्रिया आई थी और उसी समय में लग गया था कि ईरान अपनी विदेश नीति, भारत के प्रति जो सॉफ्ट विदेश नीति है उसको चेंज कर रहा है। और साथ ही साथ जो है $400 बिलियन का निवेश चीन कर रहा है ईरान में, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। $400 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। आप इसको इस बात से समझ सकते हो कि अभी तक पाकिस्तान में चीन ने $40 बिलियन का ही इन्वेस्टमेंट किया और $400 बिलियन का ईरान में करेगा अगले 25 वर्षों तक। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, निश्चित तौर पे भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर चीन ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो आने वाले समय में चीन की रिक्वेस्ट पे ईरान चाबहार से भी भारत को बाहर कर देगा। अब देखो चीन ईरान रणनीतिक साझेदारी से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये जो $400 बिलियन का चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान में, इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी को लेकर के ये आर्टिकल है। तो पहला तो प्रभाव ये पड़ रहा है कि मध्य एशिया के देश में जहां हमें जाना था वहां पे हम जा नहीं सकते या मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हो सकता है चीन के रिक्वेस्ट है कल के डेट में चाबहार से भी भारत को बाहर कर दे ईरान। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इस साझेदारी की वजह से भारत के लिए अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब बनाम ईरान और चीन हो जाएगा। भारत की ये हमेशा से रणनीति रही कि किसी गुट का भारत पार्ट नहीं रहा है। तो जहां एक और अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब एक साथ होता है, उसके जस्ट अगेंस्ट में दूसरा पार्टी है चीन और ईरान। तो इन दोनों गुटों के बीच में भारत को समन्वय करने में काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ ईरान में चीन का निवेश बढ़ने से भारतीय कामगारों का हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत को प्राप्त करने वाले रेमिटेंस पे पड़ेगा। तो ईरान में काफ़ी लोग जो इंडिया के रह रहे थे, जो ईरान से भारत को पैसा भेजते थे, रेमिटेंस भेजते थे, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उसका जॉब छीन सकता है, उसको इंडिया लौटना पड़ सकता है। चीन की ईरान में उपस्थिति भारत की मध्य एशिया तक पहुंचने में बाधा बन सकती है, निश्चित तौर पे बाधा बनेगी। सबसे बड़ा तो यही डर है कि हम मध्य एशिया तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम तुर्कमेनिस्तान तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि चीन अब ईरान में इन कर रहा है, राइट। तो बेसिकली इतना ही चर्चा था। बाकी एक बार जाकर के इसको पढ़ लेना, जो मूल इसका इस आर्टिकल का या इस एडिटोरियल का जो मूल थीम था वो हमने आपके साथ चर्चा किया। देखो प्रवासियों के कानून में बदलाव का असर, राइटर का क्या कहना, मैं पहले राइटर की बात चलता हूं। लेकिन राइटर का कहना है कि जो कोविड क्राइसिस हुई है, कोरोना की जो क्राइसिस हुई है, उसको लेकर के विश्व के कई देश अपने यहाँ से प्रवासियों को निकाल रहे हैं और विश्व में सबसे अधिक प्रवासी भारत के ही हैं। तो इसको लेकर के कुवैत जो इंडियन लोग थे उसको निकालेंगे, यूएई निकालेगा, यूएसए निकालेगा, सऊदी अरब निकालेगा। तो कुवैत को लेकर के चर्चा है सबसे अधिक, क्योंकि कुवैत ने एक कानून बनाया। कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 42.7 लाख है, बस बहुत कम जनसंख्या है कुवैत की, लेकिन इसके बावजूद ये काफ़ी रिच सिटी है, रिच स्टेट है, रिच कंट्री है। तो 42.7 लाख जनसंख्या में 9.6 लाख जो है भारत की ही जनसंख्या है, राइट। यानी 25% जनसंख्या जो कुवैत की है वो इंडियन है। दूसरी बात कि कुवैत में जो है टोटल जितना पॉपुलेशन है 42 लाख, उसमें 70% जो लोग हैं वो प्रवासी हैं, बाहर के लोग कुवैत में आके बसे हैं, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, चीन के लोग। तो 70% लोग कुवैत के प्रवासी हैं और 30% जो महज लोग हैं वो कुवैत के निवासी हैं।
तो ऐसी कंडीशन में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है अन्य देशों की, कुवैत में, कुवैत सरकार इसको लेकर के चिंतित हुई और कोविड के कारण जहां रोजगार की समस्या क्रिएट हो गई तो कुवैत सरकार ने एक कानून लाया। उस कानून के तहत अब 30% ही प्रवासी रहेंगे, यानी जो कुवैत में 70% प्रवासी रह रहे थे, इस कानून के बाद कुवैत सरकार अपने यहाँ छटनी करेगी और कुवैत की टोटल पॉपुलेशन का महज 30% ही लोग कुवैत में रह पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भारत की जो काफ़ी जनसंख्या कुवैत में रहती थी उसके लिए भी खतरा का सबब बन सकता है, उससे भी भारत लौटना पड़ सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसी तरह का यूएसए पॉलिसी ला रहा है, हम देख रहे हैं, और कुछ इसी तरह का पॉलिसी सऊदी अरब ला रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में जाके बसे थे, जो भारत को अच्छी खासी मात्रा में जो पैसा भेजने का काम करते थे, अगर ये फिर इंडिया लौटे तो निश्चित तौर पे भारत सरकार को इसके लिए कुछ सोचना होगा, भारत सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाना होगा, इसके रोजगार के लिए कदम उठाना होगा। तो चलिए थोड़ी हम डिस्कस करते हैं कि प्रवासी की समस्या को लेकर के क्या क्या थ्योरी रहा है, क्या क्या सरकार को काम करना चाहिए। तो प्रवासी की दो तरह की समस्या है, एक तो विदेश में जाकर जो लोग बसे हैं वो इंडिया में लौटते हैं, एक प्रवासी वो हुए, और एक इंटरनल प्रवास होता है, आंतरिक प्रवास होता है। जैसे मान लो बिहार एक गरीब स्टेट है, यूपी एक गरीब स्टेट है, एमपी एक गरीब स्टेट है, झारखंड एक गरीब स्टेट है। ये चारों गरीब स्टेट के लोग केरला जैसे राज्यों में, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में, कर्नाटका जैसे राज्यों में जाके काम करते हैं और वहाँ काम करने के बाद ये अपने घर को पैसा भेजते हैं, घर को रेमिटेंस भेजते हैं और इसके माध्यम से इसका घर चलता है। ना सिर्फ इसका घर चलता है बल्कि ये स्टेट भी चलता है। बिहार के आय का एक बड़ा सोर्स इन प्रवासियों के द्वारा भेजा गया पैसा है। तो इसको लेकर के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, प्रवासी को लेकर के जो एक विचारधारा, प्रारंभिक विचारधारा थे रेवेनस्टीन, इन्होंने विचार दिया और इनका विचार, एक किताब लिखे थे, ये नाम याद रख लेना, जब प्रवासी के बारे में आपको लिखना होगा तो रेवेनस्टीन का नाम याद रखना चाहिए आपको। तो रेवेनस्टीन की किताब है लॉ ऑफ माइग्रेशन। इन्होंने इस किताब में पुश और पुल का सिद्धांत दिया, यानी आकर्षण और अपकर्षण का सिद्धांत दिया। आकर्षण क्या होता है कि गांव में जो समस्या है उस गांव की समस्या को देखते हुए शहर में उनको लगता है कि अच्छी स्कूल मिल सकती है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छी हेल्थ मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो शहर की ओर वो आकर्षित होते हैं और गांव की जो बुरा कंडीशन है, चाहे हेल्थ में, चाहे शिक्षा में, चाहे एजुकेशन में, उसको लेकर के अपकर्षित होते रहते हैं। तो शहर से जहां उनको आकर्षण होता है कि वहां जाएंगे तो उसको एक अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा हेल्थ मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, इसके लिए वो प्रवास करते हैं, उसके लिए प्रवासन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसका बेसिकली यही रीजन है कि वहाँ जो नई जगह जा रहे हैं वहाँ के आकर्षण के कारण वो नई जगह जा रहे हैं। तो इसी सिद्धांत को दिया था रेवेनस्टीन ने अपनी किताब लॉ ऑफ माइग्रेशन में 1989 में लिखा। 2011 के अनुसार भारत की 45 करोड़ लोग प्रवासी हैं, यानी लगभग 30 to 40% जनसंख्या इंडिया का प्रवासी जनसंख्या है। 2013 की यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी का योगदान जीडीपी का 10% है। जीडीपी का 10% लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास आता है। जीडीपी का 10%, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर पैकेज में राहत पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का, जो जीडीपी का लगभग 10% था। तो आप समझ सकते हो कि प्रवासी का योगदान जीडीपी का 10% होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 2018-19 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में 93% मजदूर जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये सारे के सारे लोग प्रवासी होते हैं, जो बिहार से जाते हैं, बिहार से जाते हैं, यूपी से जाते हैं, रांची, झारखंड से जाते हैं, एमपी से जाते हैं, अन्य स्टेट में काम करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सारे लोग प्रवासी होते हैं मैक्सिमम। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले राइटर का कहना है, इस राइटर का नहीं, इसमें डिटेल से दिया हुआ नहीं है कि सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि सरकार की क्या रणनीति होना चाहिए प्रवासी को लेकर के। सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रवासी नीति बनाइए आप। उसमें क्या होगा कि सरकार और कामगारों का एक रजिस्टर होना चाहिए। सरकार के पास कामगार, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं, कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं बाहर में,
तो जितने भी प्रवासी हैं उसका एक डाटा होना चाहिए सरकार के पास, और क्या काम कर रहे हैं, किस देश में काम कर रहे हैं, किस राज्य में काम कर रहे हैं, उसका डाटा होना चाहिए। दूसरा है कि आधार कार्ड और पैन को जोड़ा जाना चाहिए। और तीसरा है कि सरकार और उद्योग की तरफ से जीवन, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो उद्योग है, जिस इंडस्ट्री में जाकर ये लोग काम करते हैं, वहाँ पे आप जीवन का, स्वास्थ्य का और दुर्घटना बीमा तीनों की व्यवस्था कीजिए। साथ ही साथ इसके रहने के लिए आवास और इसकी मूलभूत सुविधा जो है, उस सुविधा को विकसित किया जाना चाहिए। एमएसपी के तर्ज पे, जिस तरह एमएसपी हम देते हैं किसी उत्पाद में, कृषि उत्पाद में, इससे कम में ये सामान नहीं बिकेगा। गेहूं इतना रुपए से कम में नहीं बिकेगा, इसी को एमएसपी कहा जाता है। तो एमएसपी के तर्ज पे न्यूनतम व्यावसायिक अधिकार होना चाहिए कि इससे कम सैलरी इसको नहीं मिलेगा, राइट। न्यूनतम व्यावसायिक अधिकार, न्यूनतम जिम्मेदारी और न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ साथ रोजगार एक्सचेंज व्यवस्था कृषि ई मंडी के तर्ज पे होना चाहिए। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह रोजगार स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पोर्टल हो, और उस पोर्टल पे जाकर के आप देख लें कि आपके लायक कौन सा काम है, और वहां पे जाकर के डायरेक्टली स्विच कर लें आप। साथ ही साथ आईटीआई और कौशल विकास केंद्र उद्योग की तर्ज पे काम करें। यानी उद्योग का जो मांग है, इंडस्ट्रीज की जो मांग है, उस मांग के आधार पे आईटीआई का निर्माण होना चाहिए, राइट। ऐसे मैनेजमेंट कोर्स हो जो कम पढ़े लिखे लेकिन अनुभवी लोगों के लिए खुद के उद्यम स्थापित करने में सहयोग करें। परंपरागत औजार और कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो परंपरागत औजार है या परंपरागत कारीगर है, उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और घर लौट चुके कामगारों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और संबंधित स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी किसी जिला में अगर कोई उद्योग फेमस है तो वहाँ पे उस उद्योग को बढ़ाइए आप। जो प्रवासी लौट गए हैं घर, उसके लिए आप काम कीजिए। उस इंडस्ट्रीज को आप बढ़ावा दीजिए सरकार, और उस इंडस्ट्रीज को आप प्रोत्साहित कीजिए, धन दीजिए, पैसा दीजिए उसको, राइट। तो ये सारे के सारे काम अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रवासी को लेकर के क्या क्या काम किया जाना चाहिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लिख सकते हैं, और इसका नोट भी जाकर के आप बना लेना कि प्रवासी के लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए। ये मैं 10 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, कोरोना के इलाज के लिए बाजार में 2 इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सी 2 इंश्योरेंस पॉलिसी हैं? एक तो आपके हैं कोरोना कवच है, और दूसरा है कोरोना रक्षक। इन दोनों का काम है, अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आपकी तबीयत खराब होती है या आपको कोरोना संक्रमण होता है, तब जाकर के ये आपको इंश्योरेंस कवर देगा। जिसमें कोरोना कवच है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और कोरोना रक्षक है 50,000 से 2.5 लाख तक आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं ईडा के बारे में। ये जो है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जो है, ये इसको जो रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस को जो रेगुलेट करती है, इस अथॉरिटी का नाम है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, कई बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा। तो एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने आपको बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी वैसे बॉडी को कहा जाता है, इसको हिंदी में वैधानिक निकाय भी कर सकते हैं, सांविधिक निकाय भी कर सकते हैं। वैसे निकाय को कहा जाता है जिसका स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हुआ है। तो इसकी स्थापना बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत हुआ। एक स्वायत्त संस्था है, इसमें 10 सदस्य है। निकाय में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो 10 सदस्य होता है टोटल, एक अध्यक्ष हुआ, 5 इसका पूर्णकालिक सदस्य हो गया, लाइफ टाइम मेंबर जिसको बोलते हैं, और 4 इसके अंशकालिक सदस्य हो गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में तो डायरेक्टली आपको हेडक्वार्टर ही पूछ देता है। तो इसका हेडक्वार्टर IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद में।
तो इंश्योरेंस को लेकर के जो भी रेगुलेशन होता है, रेगुलेटरी बॉडी है कौन, तो IRDAI है। जिस तरह से शेयर को लेकर के सेबी जो है, अगर शेयर का कोई इशू होता है तो सेबी एक्शन लेती है, सेबी नियामक है शेयर के लिए। बैंकिंग का कोई इशू होता है तो उसके नियामक कौन है, RBI है। उसी तरह से इंश्योरेंस का नियामक है IRDAI, जिसका जिक्र यहाँ पे है, भारतीय बीमा प्राधिकरण और विकास, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDA। देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हमने कभी आपके साथ जिक्र नहीं किया, ठीक है। किसी दिन न्यूज आएगा तो मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है। नॉर्मली आप तत्कालिक ये समझ लो कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बैंक से पैसा लिया, मान लो ये बैंक है, ये एक व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसने बैंक से पैसा लिया। अब ये पैसा चुकाने में सक्षम नहीं है या पैसा चुका नहीं पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगा करके इससे पैसा उछला जाता है, राइट। तो इसी तरह का कुछ रणनीति सरकार ला रही है MSME को लेकर के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लेकर के। वहाँ पे जिसके पास भी पैसा फंसा हुआ है, बैंक का पैसा जो व्यक्ति चुका नहीं रहा है, वहाँ पे भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होगा, उससे पैसा निकाला जाएगा, चाहे उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, चाहे कोई अन्य तरीका इस्तेमाल किया जाए। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जल्द आने वाला है, किसके लिए, तो MSME के लिए। देखो इसको एक बार आप इस तौर पे देख सकते हो कि भारत 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेगा, और इसके लिए सरकार ने कृषि निर्यात को भी दोगुना करने का लक्ष्य रखा था 2022 में। कितना लक्ष्य था आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि $30 बिलियन का जो है, सरकार $30 बिलियन का 16-17 तक निर्यात करती थी, कृषि उत्पाद लगभग $30 बिलियन का, और सरकार ने लक्ष्य रखा था कि $60 बिलियन जो है 2022 तक करना, दुगुना करना। यानी हमारा अगर कृषि उत्पाद दुगुना हुआ, एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर दुगुना हुआ, तो वो सहायक होगा किसानों की आय दुगुना करने में, जो हमारा टारगेट है 2022 तक हमें किसी भी कीमत पे फुलफिल करना। तो एक बार इसको देख सकते हो, लेकिन इसके बेस में आपको जाकर देखना होगा किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य, अशोक दलवई समिति की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम, और साथ ही साथ भारतीय कृषि एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो कहता है कि 2022 तक एक्सपोर्ट को, जो कृषि एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, उसको दुगुना करके $60 बिलियन पहुंचाना है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ समय पहले बताया था कि बांग्लादेश का झुकाव जो हो रहा है, किसकी तरफ हो रहा है, चीन की तरफ हो रहा है। तो इंडिया जो है आज 10 लोकोमोटिव रेल इंजन दे रही है, किसको, बांग्लादेश को। दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान थे, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी थे, ये बांग्लादेश के नेशनल फादर भी कहा गया। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता थे गांधी जी, उसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी शेख मुजीबुर रहमान की, और बाद में इसकी हत्या कर दी गई, वो अपना इतिहास है। इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ ये है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो हत्यारा था, वो इनकी हत्या करने के बाद चला गया USA। अब USA इनके हत्यारे को, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के हत्यारे को पुनः बांग्लादेश को सौंपना चाह रहा है। सौंपेगा क्यों? क्योंकि USA चाहता है कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ ना हो, बांग्लादेश का झुकाव USA की तरफ हो, और USA एक सकारात्मक कदम बढ़ा रहा है। भारत भी 10 लोकोमोटिव जो रेल इंजन है उसको देकर के एक सकारात्मक कदम बढ़ा रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है बांग्लादेश की तरफ, कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ ना हो, इंडिया की तरफ ही रहे, राइट। बस एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तूफान हन्ना अटलांटिक में आया है, तूफान हन्ना।
अटलांटिक महासागर में, अमेरिका में ये तूफान आया। बस ये याद रख लेना कि तूफान हन्ना अमेरिका को प्रभावित किया है, अमेरिका के टेक्सास में आया है, अटलांटिक महासागर में आया है। वन डे एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे। तूफान हन्ना यूएसए में आया है, अटलांटिक ओशियन में आया है। देखो यहाँ पे जो है, इस पर मैंने कई बार डिस्कस किया है कि पाकिस्तान को कठपुतली बनाना चाहता है चीन। और फ्रेंकली अगर मैं दिल से बोलूं तो भारत के लिए भी एक खतरा की कंडीशन है। चीन अगर सीपेक बना लेता है तो ऐसे कंडीशन में उसकी पाकिस्तान में डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी, और पाकिस्तान में अगर डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी तो ये भारत के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान गुलाम बन सकता है चीन का, जो भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान से अधिक खतरनाक हमारे लिए चीन है। राइट, पाकिस्तान से अधिक खतरनाक हमारे लिए चीन है। हमें किसी तरह रोकना चाहिए। हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिल के बातचीत करना चाहिए, और दोनों मिल करके तय करें कि चीन को इंटर नहीं होने दिया जाए पाकिस्तान में। राइट, अगर ये ऐसा हो जाता है तो दोनों देश के लिए अच्छा कदम होगा। अदरवाइज चीन जिस तरह से डेप्थ ट्रैप की पॉलिसी अपनाती है, देखो डेप्थ ट्रैप क्या होता है? डेप्थ ट्रैप क्या होता है कि उधारी किसी व्यक्ति को इतना दे दो, किसी देश को इतना दे दो कि वो उधारी चुका ही नहीं सके, और वैसी कंडीशन में उस देश के कुछ टेरिटरी पे अधिकार कर लो। जैसे हम्बनटोटा जो पोर्ट है, जो आपको श्रीलंका में है, श्रीलंका को चीन ने इतना कर्ज दिया कि श्रीलंका कर्ज चुकाने में असक्षम रही, और फाइनली श्रीलंका के जो पोर्ट है, जो महत्वपूर्ण पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट, उस पोर्ट को 99 वर्ष के लिए, या मैं कहूँ 100 वर्ष के लिए चीन को लीज पे देना पड़ा, चीन को गिरवी रखना पड़ा। तो हो सकता है कल के डेट में पाकिस्तान चीन के डेप्थ ट्रैप में फंस जाए, पाकिस्तान इतना कर्ज ले ले कि चीन को चुका ही नहीं पाए, और पता चले कि ग्वादर पे चीन का कब्जा हो गया। भारत के लिए खतरा की घंटी है। मुझे लगता है कि मिल के बातचीत करना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान को मिल के इस पर बातचीत करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए अमेरिका को भी इस पर इंटरवीन करने का पाकिस्तान में, और सीपेक को रोकें। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोड्यूसर चीन है विश्व में, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? एक्सपोर्टर इंडिया है, बी ऑप्शन सही है, और प्रोड्यूसर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।